Assalamualaikum. I am Uzair Zafar from YouTube channel DK Whiteboard. आज हम करेंगे एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्लास 7th यूनिट नंबर 2। कंप्लीट एक्सरसाइज आज हमने करनी है इसकी। तो सबसे उसका पहला क्वेश्चन है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। MCQs हैं, इसका आंसर आपने चेक कर लेने हैं। पहले का आंसर आएगा सी एल्यूलाई, दूसरे का ऑप्शन आएगा ए ब्रोंकाई, तीसरे का ऑप्शन आएगा ए लेफ़्ट एट्रियम, चौथे का भी सी आएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल, 5 का आएगा बी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 6 का आएगा सी आर्टरीज, 7th का आएगा ए माइटोकॉन्ड्रिया, 8th का आएगा एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, 9th का आएगा कैपिलरीज और 10th का आएगा प्लेटलेट्स। ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहले का एल्यूलाई है, दूसरे का ब्रोंकाई, तीसरा लेफ़्ट एट्रियम, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैपिलरीज, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव काउंट करते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन, पहला है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन। तो लेफ़्ट साइड पे दिया गया है एरोबिक रेस्पायरेशन और राइट साइड पे दिया गया है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट पॉइंट है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का टूटना ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन इट अकर्स इन मोस्टली एनिमल्स, ये मोस्टली जानदारों के अंदर होती है, जानवरों के अंदर होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इट अकर्स इन बैक्टीरिया, यीस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी, ये आलमोस्ट 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 ATP के मॉलिक्यूल बनाती है। ATP होता है हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी की करेंसी, आप कह सकते हैं। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन इट प्रोड्यूस लेस एनर्जी, इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन से जस्ट आई थिंक 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ATP के। आगे है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इट कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, खुराक के मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पर टूट जाते हैं। बट इन केस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स इट अकर्स इन बॉडी मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई सख्त काम करते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी के मसल्स के अंदर भी यही एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, हमारी बॉडी की एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन है लेफ़्ट साइड पे, इट इज़ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल हैविंग 2 ऑक्सीजन एटम। इसके अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, डायटोमिक इसे हम कहते हैं। डाई कहते हैं 2 को, अटोमिक एटम, 2 एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल है हैविंग 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम। इसके अंदर 1 कार्बन होता है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। कंसंट्रेशन जो होती है हवा के अंदर, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है 0.04%। मोलर मास जो ऑक्सीजन का है वो 32 ग्राम पर मोल होता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन है तो टोटल हो जाएगा 32 ग्राम। इधर कार्बन डाइऑक्साइड का देखा जाए तो कार्बन का होता है 12 और O2 का होता है 32, दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा 44 ग्राम पर मोल। एक मोल के अंदर 44 ग्राम होते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन वी इनहेल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर लेके जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो breathing a mechanical process in which oxygen enters into our body and carbon dioxide removed from our body.
इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन को हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करते हैं। रेस्पिरेशन के केस में खुराक के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की मौजूदगी या फिर गैर मौजूदगी के अंदर तोड़ा जाता है एनर्जी हासिल करने के लिए। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टू गेट एनर्जी। ब्रीथिंग आ जाएगा। ब्रीथिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एनिमल्स एंड सम आर्थ्रोपोड्स। तमाम एनिमल्स के अंदर आलमोस्ट ब्रीथिंग हो रही होती है, सांस लेते हैं वो, और कुछ आर्थ्रोपोड्स भी हैं, ये भी एनिमल की एक टाइप है, उनके अंदर भी क्या होती है, ब्रीथिंग होती है। बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन कैन ऑब्जर्व्ड इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जानदार हैं उन तमाम जानदारों के अंदर रेस्पिरेशन का फिनोमेना हो रहा होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में खुराक के मॉलिक्यूल को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है। तो ऑलमोस्ट तमाम जानदारी खुराक से एनर्जी हासिल करते हैं। ब्रीथिंग अकर्स बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि बाहर हवा के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली साइड से कम कंसंट्रेशन वाली साइड से किसी चीज़ का आना, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन अकर्स बाय ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है खुराक के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है ब्रीथिंग है वॉलंटरी एक्शन। ब्रीथिंग है वॉलंटरी एक्शन, हम चाहें तो सांस लें, अगर नहीं तो फिर सांस ना लें। हम इनके अपने सांस को रोक सकते हैं कुछ देर के लिए। बट रेस्पिरेशन जो है खुराक के मॉलिक्यूल का टूटना, ये इनवॉलंटरी एक्शन है, ये होता ही रहता है, इसे हम रोक नहीं सकते, ये हमारे इख्तियार में नहीं होता। नेक्स्ट है आर्टरीज़ एंड वेन्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है। तो आर्टरीज़ का आएगा द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्राम हार्ट। खून की वो नालियाँ जो खून को दिल से जिस्म की तरफ लेकर जाती हैं, उन्हें कहा जाता है आर्टरीज़। एंड वेन्स द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। वो खून की नालियाँ जो खून को जिस्म से दिल की तरफ लेके आती हैं, उन्हें कहा जाता है वेन्स। नेक्स्ट है इट हैज़ थिक वॉल्स। आर्टरीज़ की वॉल्स जो होती हैं, दीवारें जो होती हैं, मोटी होती हैं। वेन्स की दीवारें बारीक होती हैं। ब्लड प्रेशर इज़ हाई इन आर्टरीज़, क्योंकि ब्लड ने पूरे जिस्म की तरफ जाना होता है, तो हार्ट से ब्लड प्रेशर के साथ जाता है, तो इसलिए आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। वेन्स ब्लड प्रेशर इज़ लो इन वेन्स। वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर लो होता है, क्योंकि बॉडी से हार्ट की तरफ आ रहा होता है, तो प्रेशर कम होता है। फाउंड डीपर इन द बॉडी, ये जिस्म के अंदर गहराई के अंदर मौजूद होती हैं आर्टरीज़। और वेन्स हमें ऊपर से भी नज़र आ रही होती हैं, हमारी जल्द से भी, ठीक है। फाउंड बीनीथ स्किन वी कैन सी दैम, हम इन्हें देख भी सकते हैं वेन्स को। नेक्स्ट है कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई। कैपिलरीज स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैस मटेरियल अकर। ये वो सबसे बारीक खून की नालियाँ होती हैं जहाँ पर खुराक हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर आ रही होती है, और ब्लड से ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी की तरफ जा रहा होता है। एल्वियोलाई एयर सैक्स, हवा की थैलियाँ हैं, वेयर ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट विच एंटर फ्रॉम एयर टू लंग्स। हवा की नालियाँ जो कि हमारे लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर मौजूद होती हैं, और इनके अंदर हवा आती कहाँ से है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने वाली हवा इसी एल्वियोलाई के अंदर जाती है। एल्वियोलाई इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर हेयर। कैपिलरीज़ के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से कलेक्ट किया जाता है। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर इनटू ब्लड थ्रू एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर हवा मौजूद होती है, यही हवा, यही ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर कैसे जाती है, एल्वियोलाई के ज़रिए जाती है कैपिलरीज़ के अंदर। कैपिलरीज़ फूड एब्जॉर्प्शन अकर इन ह्यूमन बाय कैपिलरीज़ इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैपिलरीज़ क्या करती हैं, खुराक को एब्जॉर्ब करती हैं, जज़ब करती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड कम इनटू एल्वियोलाई। हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ एल्वियोलाई से फिर आगे बाहर हमारे सांस के ज़रिए निकल जाता है। तो ये था कैपिलरीज़ और एल्वियोलाई के दरमियान में डिफरेंस। आगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेम द बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग सिस्टम। हमारे ब्रीथिंग सिस्टम के अंदर जो बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं। माउथ मुंह है, नोज़ नाक है, लैरिंग्स हवा की नाली है, ट्रैकिया भी हवा की नाली को ही कहते हैं, ब्रोंकाई, ट्रैकिया आगे मज़ीद डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई के अंदर, फिर आगे ब्रोंकाई से आगे एल्वियोलाई और फिर आगे लंग्स।
या आप ऐसे भी कह सकते हैं माउथ, लैरिंक्स और लंग्स, ये तीन भी आप लिख सकते हैं, ये क्योंकि मेन है इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन विच अकर इन मसल्स। हमारे मसल्स के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उस वक्त कौन सा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के तौर पर बनता है? तो लैक्टिक एसिड इज़ फॉर्म्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। लैक्टिक एसिड बनता है हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम डिफरेंट ब्लड सेल्स। डिफरेंट ब्लड सेल्स के नेम लिखें, तो वो कौन कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, सेल्स होगा यहाँ पर, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डज ब्लड ऑक्सीजनेटेड। ब्लड के साथ ऑक्सीजन कहाँ पर मिलती है? तो ब्लड गेट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स इनटू इट। खून के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आती है? लंग्स से आती है। लंग्स के अंदर जब ब्लड जाता है कैपिलरीज की फॉर्म में, कैपिलरीज के अंदर, तो वहाँ पर कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन एंटर होती है लंग्स के अंदर। नेम डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स के नेम बताएं, हिस्सों के नेम बताएं। तो ह्यूमन हार्ट हैव 4 चैम्बर्स विच आर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट 1 है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डिफरेंट वॉल्व्स इन हार्ट एंड वेन्स। हमारे दिल के अंदर और हमारी खून की नालियाँ जो जिस्म से खून दिल की तरफ लेके आती हैं, उनके दरमियान में जो वाल्व होते हैं, वॉल होते हैं, सुराख होते हैं, उनका क्या काम होता है? द वॉल्व प्रेजेंट इन हार्ट एंड वेन्स प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम बैक फ्लो। हमारे हार्ट के अंदर या वेन्स के अंदर जो ये खला मौजूद होते हैं, सुराख से मौजूद होते हैं, इनका काम होता है कि ब्लड को बैक मूवमेंट से बचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा ब्लड आ रहा है हमारे पाँव से हार्ट की तरफ, तो पाँव से जब ऊपर आएगा, ऊपर आ रहा है, कुछ देर के बाद क्या आ जाएगा? एक वाल्व आ जाएगा। अब वो वाल्व क्या करेगा? जहाँ तक हमारा ब्लड आ गया वहाँ से पीछे नहीं जाने देगा, बल्कि आगे की तरफ मूव करवाएगा। इसी तरह रास्ते में वाल्व्स आते जाते हैं जो कि ब्लड को बैक मूवमेंट से बचाते हैं, बल्कि बिल्कुल आगे फॉरवर्ड तरफ मूव करवाते हैं। देर आर मैनी वॉल्व्स प्रेजेंट इन हार्ट। हमारे दिल के अंदर बहुत सारे वॉल्व होते हैं, जिनमें कुछ चंद एक ये हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व है, द वॉल्व हेल्प ब्लड फ्रॉम मूविंग राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, इट प्रिवेंट्स ब्लड बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम इट। ये राइट एट्रियम से जब ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, तो इनके दरमियान में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अगर पल्मोनरी वॉल्व, तो दिस वॉल्व हेल्प ब्लड फ्रॉम मूविंग राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। जब ब्लड जा रहा होता है राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर, तो उसके दरमियान में ये वॉल्व होता है जो कि ब्लड को लंग्स से बैक राइट वेंट्रिकल में आने से रोकता है। इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग्स टू बैक राइट वेंट्रिकल, ठीक है। आगे है मेट्रियल वाल्व। चंद एक वाल्व्स मैंने बताया यहाँ पर आपको। मेट्रियल वाल्व्स, मिट्रल वाल्व, दिस वाल्व हेल्प ब्लड फ्रॉम मूविंग लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। ये क्या करता है? ब्लड को मूव करवाता है लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। तो जब लंग्स से ब्लड आ रहा होता है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, तो दरमियान में एक वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं मिट्रल वॉल्व। ये क्या करता है? ब्लड को बैक लंग्स की तरफ नहीं जाने देता। इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लंग्स। नेक्स्ट लास्ट है एओर्टिक वाल्व। दिस वाल्व हेल्प ब्लड फ्रॉम मूविंग राइट वेंट्रिकल टू एओर्टा। ये राइट वेंट्रिकल से आगे एओर्टा, खून की जो मेन नाली है उसके अंदर लेके आता है, विच इज़ द मेन आर्टरीज ऑफ द ब्लड, जो हमारी जहाँ से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाता है। एओर्टा दो होते हैं, एक अपर एओर्टा होता है, एक लोअर एओर्टा होता है। ऊपर से हमारे बॉडी के ऊपर वाले पार्ट की तरफ और लोअर से नीचे वाले पार्ट की तरफ ब्लड जाता है। तो मेन जो यहाँ पर क्वेश्चन था, उसके आंसर में आपने ये बताना है कि जो वाल्व होते हैं वो वाल्व ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं। उनमें से 3-4 मैंने वाल्व आपको बताए हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व है, मिट्रल वाल्व है और एओर्टिक वाल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ह्यूमन हार्ट वर्क।
ह्यूमन हार्ट वर्क कैसे करता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान वर्डिंग में आपको मैंने बताया, ये आपने ठीक से देख लेना है। हार्ट इज़ ब्लड पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या है, खून को पंप करता है हमारी बॉडी की तरफ। इट परफॉर्म वर्क इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप्स के अंदर अपना काम मुकम्मल करता है। बाय पंपिंग ब्लड बाय आर्टरीज एंड बाय रिसीविंग ब्लड बाय वेन्स। पहला काम इसका पूरी बॉडी की तरफ खून को भेजना, और दूसरा काम है इसका खून को अपनी बॉडी से जिस्म की तरफ ले एक्सेप्ट करना, रिसीव करना। ये 2 काम है, खून को भेजना और खून को लेना, ये 2 काम है इसका। अच्छा, अब होता ये कैसे है काम? फर्स्ट ऑफ ऑल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब हमारी बॉडी से ब्लड आता है हमारे दिल के अंदर, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है। उस ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। तो ये याद रखना है आपने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा राइट एट्रियम के अंदर होता है। राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। देन ब्लड मूव फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, वहाँ पर उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल होती है और वो बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फ्रॉम लंग्स देन ब्लड सेंड टू लेफ़्ट एट्रियम। वहाँ से फिर फेफड़ों से ब्लड आता है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। मीन के लेफ़्ट एट्रियम के अंदर हमेशा ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड, और राइट एट्रियम के अंदर जो होगा ब्लड वो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन फ्रॉम लेफ़्ट एट्रियम ब्लड एंटर इनटू लेफ़्ट वेंट्रिकल। उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ। देन आफ्टर दिस ब्लड मूव टुवर्ड्स ऑल बॉडी पार्ट्स। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी की तरफ ब्लड चला जाता है। ऑल दिस प्रोसेस इज़ डन बाय हार्ट मसल्स। ये सारा का सारा मूवमेंट, ये सारी की सारी पंपिंग ब्लड के मसल्स कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले ब्लड आता है राइट एट्रियम के अंदर, वहाँ से राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर, लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी की तरफ ब्लड जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। आर्टरीज है, वेन्स एंड कैपिलरीज है। तो ये बुक से ही लिया गया है मैंने। आर्टरीज क्या रहेगा, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। कैपिलरीज प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड बॉडी सेल्स एंड ब्लड सेल्स। आर्टरीज थिक वॉल्ड वेसल्स होती हैं, वेन थिन वॉल्ड होती हैं, कैपिलरीज वेरी थिन वॉल्ड होती हैं। आर्टरीज फेसिंग हाई ब्लड प्रेशर। आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर लो होता है, कैपिलरीज के अंदर भी ब्लड प्रेशर लो होता है। आर्टरीज के अंदर कोई वाल्व नहीं होता, क्योंकि ब्लड ने आगे ही जाना होता है, बैक मूव नहीं करता, क्योंकि पीछे से प्रेशर ज़्यादा होता है। वेन से ब्लड वापस जा सकता है, इसलिए वहाँ पर वाल्व होते हैं जो ब्लड को बैक मूवमेंट करवाने से बचाते हैं। कैपिलरीज के अंदर भी कोई वाल्व नहीं होता। आर्टरीज के अंदर ब्लड carry blood having oxygen and nutrients for the body cells except pulmonary artery which carry deoxygenated blood। सिर्फ पल्मोनरी जो आर्टरी है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बाकी सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। वेन्स सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, सिर्फ पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, क्योंकि ये लंग्स के तरफ जाता है और आता है, तो वहाँ पर ये केस होता है। कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड से हमारे सेल्स तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, और वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी सेल्स से ब्लड में आ जाता है। तो नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ चेस्ट एंड रिब्स इन मसल इन ब्रीथिंग सिस्टम। हमारे ब्रीथिंग सांस लेने के अमल के अंदर छाती हमारी जो है वो और पसलियों की मसल्स, पसलियों के दरमियान में मसल्स होते हैं, उन मसल्स को कहा जाता है इंटरकॉस्टल मसल्स। उनका क्या काम होता है? अब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड इनलार्ज द एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी। इंस्पायरेशन का मतलब होता है यहाँ पर सांस अंदर लेके जाना, एक्सपायरेशन होता है सांस बाहर निकालना। इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं,
पसलियों के दरमियान में जो मसल्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और जो हमारी चेस्ट कैविटी का एरिया है वो बढ़ जाता है। और चेस्ट कैविटी का जब एरिया बढ़ता है तो लंग्स पर प्रेशर कम हो जाता है। लंग्स पर प्रेशर कम होने की वजह से हवा बाहर से हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, देखना है आपने। ये क्या होता है, जब आप नोट कर सकते हैं, जब आप सांस लेते हैं ना, जब आप सांस अंदर लेके जाते हैं तब आपका चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ जाता है। चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ता कैसे है? इन रिब्स मसल्स की मूवमेंट की वजह से। व्हेन वी इनहेल एयर into our body, ribs muscle contract and area of chest cavity increase and diaphragm change its shapes into less dome like shape। डायाफ्राम होता है ये जो आपकी पसलियाँ जहाँ पर ख़त्म होती हैं फ्रंट वाली साइड से, पसलियाँ जहाँ पे ख़त्म होती हैं और नीचे जो एरिया आपका पेट वाला स्टार्ट होता है बैली से ऊपर और पसलियों के नीचे जो ऐसे कमान की शेप का जो पोर्शन है आपका, इसे हम कहते हैं डायाफ्राम। तो डायाफ्राम थोड़ा सा क्या हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ होता है तो इससे क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से हवा आसानी के साथ अंदर दाखिल हो जाती है। When we exhale water during expiration, जब हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं into atmosphere, ribs muscle relax, ribs के मसल रिलैक्स करते हैं, पीछे मूव करते हैं and area of chest cavity decrease, और चेस्ट कैविटी का एरिया कम हो जाता है और वहाँ पर लंग्स पर प्रेशर ज़्यादा लगने की वजह से हवा लंग्स से बाहर की तरफ निकल आती है। When we exhale air into atmosphere, ribs muscle relax and area of chest cavity decrease, so pressure increase on lungs and air moves out। in this process diaphragm changes into dome like press shape। इसके अंदर जो डायाफ्राम है वो ऊपर मुकम्मल डोम शेप इख्तियार कर लेता है। डोम शेप कहते हैं कमान की शेप को, जैसे आप यू कह लें आप कुछ हद तक, लेकिन थोड़ा सा खुला करके यू डालना है आपने। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो उसका ब्लड की कंपोजिशन क्या है, आसान सी बात है। आवर ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू मेन थिंग्स, दो मेन चीज़ें होती हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा इज़ एक्चुअली वाटर एंड सम प्रोटीन। ब्लड प्लाज्मा के अंदर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल और कुछ प्रोटीन्स होते हैं लाइक फाइब्रिनोजन। इट इज़ प्रेजेंट इन 55% कंसनट्रेशन इन ब्लड। ब्लड का 55% हिस्सा ब्लड प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है और 45% हिस्सा ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ब्लड सेल्स बेसिकली 3 होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। आप लोगों के कमेंट्स में बहुत सारे आए हुए थे बातें कि आप कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस करवाएं, इन्वेस्टिगेट करवाएं, तो मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज वीडियो के अंदर आपको बना के दे दी है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग एंड रेस्पिरेशन। बर्निंग और रेस्पिरेशन के अंदर क्या डिफरेंस है? तो रेस्पिरेशन अकर्स इन सीरीज़ ऑफ केमिकल स्टेप। रेस्पिरेशन के अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, इनके खुराक के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है स्टेप बाय स्टेप। बर्निंग के अंदर क्या होता है, अकर्स इन सिंगल स्टेप। ऑक्सीजन जैसे ही मिलती है तो क्या लग जाती है, आग लग जाती है। बर्निंग कहते हैं आग लगने के अमल को, जैसे लकड़ी को आप जलाते हैं तो एक स्टेप में हो जाता है काम, ये तो नहीं कि स्टेप बाय स्टेप। रेस्पिरेशन कैरिड आउट बाय एंजाइम, रेस्पिरेशन को एंजाइम काम को मुकम्मल करवा रहे होते हैं, लेकिन बर्निंग के लिए सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होती है और हीट निकल रही होती है बाहर। रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी पैदा होती है वो एटीपी की फॉर्म में पैदा होती है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और बर्निंग के केस में एनर्जी इज़ प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट, रोशनी और गरमाइश, हीट की फॉर्म में एनर्जी खारिज होती है। रेस्पिरेशन के अंदर इट अकर्स एट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन बॉडी टेम्परेचर के, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रही होती है इसलिए बॉडी टेम्परेचर पर होती है रेस्पिरेशन। बट बर्निंग अकर्स एट हाई टेम्परेचर, जब ज़्यादा चीज़ को हीट दी जाती है तब जाके वो जलने लग जाती है। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्लेज अ की रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एक्सप्लेन हाउ। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्लेज अ की रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं जो सेल्स के अंदर खुराक के मॉलिक्यूल को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है। तो आसान सी बात है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ब्लड हमारे लंग्स से, हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंचा रहा होता है। अब अगर ऑक्सीजन सेल्स के पास नहीं होगी तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, आसान सी बात। ब्लड
हैज़ प्रोटीन हेमोग्लोबिन विच हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ब्लड के पास एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है और पूरे बॉडी पार्ट की तरफ लेके जाती है। दिस ऑक्सीजन रीच एट एवरी सेल, ये हर सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचती है। दिस ऑक्सीजन हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ये ऑक्सीजन मदद देती है। सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मोर एनर्जी दैन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो खुराक का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो एनर्जी निकलती है 2 ATP। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर खुराक के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है तो 36 ATP के मॉलिक्यूल निकलते हैं। अब देख लें 34 ATP के मॉलिक्यूल ज़्यादा निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर व्हेन बॉडी कैन नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस। एक्सप्लेन विद एग्जांपल द सिचुएशन व्हेन एंड वेयर एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। वो कहता है कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन तब होती है जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकती जितनी कि ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है। तो आप ये बताएं कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है, कहाँ होती है और क्यों होती है। तो आंसर में क्या आएगा, इन नॉर्मल कंडीशन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी टू गेट एनर्जी। नॉर्मल केस के अंदर तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बॉडी को, बट इन सम केसेस, लेकिन कुछ केसेस के अंदर लाइक आफ्टर सम हार्ड वर्क और टेकिंग एक्सरसाइज, हम कोई सख्त काम करते हैं, सख्त जान काम करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। वी नीड मोर एनर्जी दैन द नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन से हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। इन दिस सिचुएशन, इस हालत के अंदर ह्यूमन बॉडी कैन नॉट फुलफिल द ऑक्सीजन टू गेट सफिशेंट एनर्जी। तो इस केस में ऑक्सीजन की जितनी मिकदार चाहिए होती है उतनी नहीं मिल पाती बॉडी को। सो बॉडी सेल्स परफॉर्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी। दिस एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन बॉडी मसल्स, हमारी बॉडी के मसल्स के अंदर, हमारे बाजू के, हमारी टांगों के मसल्स के अंदर ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, जो क्या प्रोड्यूस करती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सरसाइज सॉल्यूशन का, जिसके अंदर हमने कंप्लीट एक्सरसाइज देखी है। चैप्टर नंबर 2 7th क्लास साइंस सब्जेक्ट था हमारा। आई होप सो ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।